हमारी दुनिया आप जानते हैं एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। इतनी कि हजारों मील दूर हुई किसी एक घटना की लहरें, उसका असर सीधे हमारे घरों तक पहुंच सकता है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, एक वैश्विक संकट से लेकर हमारे जीवन पर उसके असर तक। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या किसी दूर दराज देश में चल रहा संघर्ष हमारी खाने की थाली पर असर डाल सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज के हमारे पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जवाब तो आज की इन सुर्खियों में ही छिपा है। यही सुर्खियां हमारा गाइड होंगी और हम इन्हीं के आधार पर इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे, एक एक करके। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े वैश्विक झटके से। पश्चिम एशिया में एक युद्ध छिड़ता है और बस यहीं से घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 88%। जी हां, भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है और यही आंकड़ा हमारी ऊर्जा सुरक्षा की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब साफ है, बाहर कोई भी संकट आया तो उसका सीधा असर हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखिए, असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। जैसे ही संघर्ष बढ़ा, कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। $86 से सीधे $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ये वो कीमत है जो आगे चलकर तय करती है कि हमारी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल कितना महंगा होगा। पर बात यहीं नहीं रुकी। इस युद्ध की आंच हमारे खेतों तक भी पहुंची। सिर्फ 10 दिनों के अंदर यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 35% का जबरदस्त उछाल आया। और यूरिया हमारी खेती के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनी कि इस एक संकट ने हमारे कई दुखती रगों पर एक साथ हाथ रख दिया। कच्चा तेल हो, घर की रसोई गैस हो, खेती के लिए यूरिया या अमोनिया हो, इन सभी जरूरी चीजों के लिए हम विदेशों पर, खासकर खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब देखिए, ये जो बाहरी दबाव होते हैं ना, ये सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था पर आकर रुक नहीं जाते। असल में ये हमारी घरेलू व्यवस्थाओं पर भी चोट करते हैं और जो हमारी पुरानी अंदरूनी समस्याएं हैं उन्हें और भी गहरा कर देते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना हो तो दिल्ली की यमुना नदी को ही ले लीजिए। सालों से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आज भी नदी में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी खतरनाक स्तर पर छोड़ा जा रहा है। ये हमारी एक बहुत पुरानी और गंभीर चुनौती को दिखाता है, वाटर मैनेजमेंट। तो अब तक क्या होता आया है? सरकार का ज्यादातर ध्यान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने पर रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। असल जरूरत इस बात की है कि शहर के अधूरे पड़े सीवर नेटवर्क को पूरा किया जाए और उसे ठीक से जोड़ा जाए। ये एक ज्यादा बड़ा और जरूरी समाधान है। और दिल्ली की ये पानी की समस्या हमें एक और बड़े राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ ले जाती है, और वो है क्लाइमेट चेंज। इससे निपटने के लिए एक साफ रणनीति चाहिए। ऐसा शासन जो डेटा पर आधारित हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जलवायु के बदलावों को झेल सके, और ऐसी कोशिशें जिनका नेतृत्व खुद समुदाय करे। जब किसी सिस्टम पर इस तरह का दबाव पड़ता है तो बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही नहीं रहती। इसका असर तो देश की असली बुनियाद पर पड़ता है, यानी कि हमारी संस्थाओं पर हमारा भरोसा और समाज में बराबरी जैसे मुद्दों पर। ये बात संस्थाओं की जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहती है। देखिए, एनसीईआरटी जैसे संस्थानों को काम करने की आज़ादी तो मिलती है, लेकिन उसी आज़ादी के साथ अपनी सामग्री के प्रति पूरी जवाबदेही भी आती है। लोगों का भरोसा इसी पर तो टिका होता है। और इसी बुनियाद का एक और पहलू है हमारा सामाजिक ताना बाना। जब अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है तो इसकी कमजोरियां भी सामने आ जाती हैं। जैसे कि ये आंकड़ा देखिए, 2021-22 में भारत में सिर्फ 23.3% महिलाएं ही वर्कफोर्स का हिस्सा थीं। इसका मतलब साफ है कि संकट के समय हमारी आधी आबादी पहले से ही आर्थिक रूप से हाशिए पर होती है। तो हमने आर्थिक मोर्चे की बात की, सामाजिक मोर्चे की भी बात की, लेकिन राष्ट्र की ताकत की ये परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दहलीज तक पहुंचती है। और ये वैश्विक संकट हमें अपनी मिलिट्री पावर की भूमिका पर भी दोबारा सोचने को मजबूर करते हैं। देखिए, आज के जमाने की लड़ाई में एयरफोर्स और आर्मी दोनों की अपनी अपनी जगह हैं। हवाई हमले एक राजनीतिक संदेश देने या तेजी से जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत असरदार हैं, लेकिन अगर जमीन पर कब्जा करना हो और एक स्थायी जीत हासिल करनी हो तो आज भी जमीनी सेना का कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समाज और सुरक्षा, इन सारे अलग अलग धागों को देखा। अब वक्त है इन सब को एक साथ पिरोकर पूरी तस्वीर को समझने का।
और जानते हैं, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो ये है कि बाहर से आने वाले संकट कोई नई कमजोरी पैदा नहीं करते। नहीं, वो तो बस हमारी पहले से मौजूद ताकत या हमारी नाजुक बुनियाद को सबके सामने लाकर रख देते हैं। ये एक आईने की तरह काम करते हैं जो हमें हमारी असलियत दिखाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दुनिया में हर संकट एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो सुधार की, बदलाव की सबसे जरूरी शुरुआत आखिर कहाँ से की जानी चाहिए? अर्थव्यवस्था से, हमारी संस्थाओं से, या समाज में बराबरी लाने से? शायद असली चुनौती इन सब में सही संतुलन खोजने की ही है।